हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको हर एक चीज, हर एक फैक्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रही हूँ, साथ ही साथ याद भी करवा रही हूँ। तो आपको क्या करना है, बस आराम से बैठ के हर एक चीज अच्छे से पढ़नी है। चाहे वो ज्योग्राफी की बात करें, चाहे हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटी या स्टैटिक जीके, हर एक लेक्चर में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवाइज करना है। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत लंबे टाइम तक अगर आपको दिमाग में स्टोर करके रखनी है तो आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा हर थोड़े टाइम बाद। इसके लिए आपको बीच बीच में, जैसे हम टेस्ट लेते रहते हैं, तो टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करना है। जितने भी चीजें आ रही हैं, नए लेक्चर हैं, पुराने लेक्चर सारे कंप्लीट करने हैं, जिससे आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे। चाहे वो इतिहास वाले पोर्शन में हो, चाहे आपके भूगोल वाले पोर्शन में, कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आएगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल में तो, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में ये हमारा 11वां लेक्चर है। 10 लेक्चर इसके पहले हो चुके हैं, तो आप शुरुआत से जरूर पढ़िएगा। हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में हमने पूरा मैप याद किया, उसके बाद मैप मतलब पूरे आपके जितने भी राज्य हैं, कौन सा राज्य किसके साथ सीमा साझा करता है, किसकी कितनी बाउंड्री, सारी चीजें हमने देखी। उसके बाद हमने चालू किया भारत का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन हमने स्टार्ट किया। फिर हमने उसमें हिमालय वगैरह के बारे में पढ़ा, फिर हमने प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। अभी पूर्वी घाट का भी और टॉपिक आपको मिलेगा। चलिए उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम एक टेस्ट लेंगे जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा लूसेंट, तो आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, इस एप्लीकेशन पे होगा, ब्राह्मी एकेडमी पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड अभी कर लीजिएगा, जिससे आपको उस टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का, और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। मैप हम स्टार्टिंग में हमेशा इसलिए लगाते हैं भूगोल में कि हमने जितनी चीजें पहले पढ़ रखी हैं उसको एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, यहाँ अब नहीं करेंगे। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये सब हम पहले बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं। अभी हम इस वाले इलाके में जो हमने पर्वत पढ़े हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा अरावली, और इसकी जो चोटी है वो क्या है, आपकी गुरु शिखर। गुरु शिखर 1722 थी। यहाँ हमने पढ़ा विंध्याचल, उसके नीचे हमने पढ़ा सतपुड़ा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी है धूपगढ़। कितनी पढ़ी है, 1350 मीटर। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र वाले इलाके में हमने पढ़ा अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र। यहाँ पे हो गया आपका हरिश्चंद्र, ये हो गया आपका बालाघाट, नीचे हो गया महाबलेश्वर। महाबलेश्वर में हमने देखा कि 5 नदियां निकल रही है। इसमें से मैंने बोला 2 तो जरूर याद रखिएगा, कृष्णा और कोयना। सावित्री हो गया, गायत्री हो गया। ये सब आप चाहे तो याद करें, चाहे तो बस थोड़ा दिमाग में रख लें। ठीक है, कर्नाटक वाले इलाके में हमने देखा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, बाबा बुदान, कुद्रेमुख, और यहाँ पे ब्रह्मगिरी, है ना। ब्रह्मा जी ने बाबा जी का मुख लगाकर क्या किया था, मुख लगाया था, तो कुद्रेमुख नाटक किया, तो ये हो गया कर्नाटक। उसके नीचे जब आएंगे तो आपको मिलेगा नीलगिरी। नीलगिरी का जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो मिलेगा डोडा बेट्टा। ठीक है, डोडा बेट्टा। उसके नीचे मिलेगा आपको कौन सा, अन्नामलाई। अन्नामलाई का जो चोटी है वो कौन सी मिलेगी, अनाईमुडी। अनाईमुडी साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, ये भी याद रखना है, लगभग 2695 मीटर। फिर आपका आता है नीचे कार्डमम। ठीक है, कार्डमम इलायची, तो ये है आपकी कार्डमम की पहाड़ियां जो सबसे दक्षिण में है भारत के। फिर यहाँ हमने क्या पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था यहाँ पे जवाडी, शेवरॉय और पालनी हिल्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि उत्तर पूर्व से पालनी हिल्स आ रहा है। ठीक है, ऊपर हमने क्या पढ़ा था, ये हो गया शेषाचलम। फिर यहाँ पे पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश वाले इलाके में। फिर उड़ीसा वाले इलाके में हमने क्या पढ़ा, महेंद्रगिरी और मलयगिरी। ठीक है, तो ये दोनों आपको माँ से याद रखना है। उड़ीसा वाले इलाके में महेंद्रगिरी और मलयगिरी। ये आपने देख लिया किसका इलाका, ये आपने देख लिया यहाँ पे। हाँ, मैक्सिमम चीजें हमने कर ली। तो ये हमने देख लिया यहाँ पे गिर और गिरनार, ये याद रखिएगा। ठीक है, गिर और गिरनार, मांडव चाहे तो याद रखें, चाहे ना याद रखें। ये मेन हमने क्या पढ़ लिया, जो आपके पर्वत है मेन भारत के। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें पढ़ना है पश्चिमी घाट के दर्रे। अब मैंने बोला कि ये वाला जो इलाका है आपका क्या है, ऐसे पश्चिमी घाट का कनेक्टेड है नीचे तक। ठीक है, कनेक्टेड है, तो जब हमको एक इलाके से दूसरे इलाके जाना होगा, तो मैंने बताया आपको बीच में दर्रे चाहिए, पासेस चाहिए, जहां से हम उस पूरी पहाड़ को क्रॉस कर पाए। तो यहाँ आपको मेन पश्चिमी घाट पे दर्रे मिलेंगे। सबसे पहला जो है वो है आपका थाल घाट, इसको हम घाट बोलते हैं। ठीक है,
थाल घाट, ये यहाँ पे आपको ये थल घाट मिलेगा, ठीक है, इंग्लिश में आप थल घाट भी बोल सकते हैं, थाल घाट या थल घाट। कहाँ पे मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको नासिक और मुंबई के बीच, तो यहाँ ये इस वाले इलाके में आपको थल घाट मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा, ठीक है, नासिक और मुंबई वाले इलाके में। फिर नीचे आएंगे भोर घाट। भोर घाट है मुंबई और पुणे के मध्य है। अच्छा, यहाँ से जो है, क्योंकि ऐसा रास्ता बना हुआ था उस पहाड़ी को पार करने के लिए, तो हमने वहां पे क्या बना रखी है, हमने ट्रेन की लाइन बिछा रखी है। इसीलिए अगर कभी आप मान लीजिए भोपाल से जाते हैं मुंबई, तो आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, टनल्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, तो टनल हमने बना रखे हैं बहुत सारे, जिससे हम ट्रेन की जो पटरी है वो वहां पे बिछा सके। तो एक तो आपका हो गया कौन सा, सबसे पहला याद रखिएगा, ये हो गया आपका थल घाट, ठीक है, तो सबसे पहला हो गया थल घाट। उसके नीचे हो गया आपका भोर। भोर में उठकर हम कहाँ जाते हैं, मुंबई से पुणे जाते हैं, क्योंकि पुणे में जॉब करते हैं, तो कब जाते हैं, बिल्कुल भोर में उठ के जाना पड़ता है, नहीं तो टाइम से नहीं पहुंच सकते आप। तो भोर घाट हो गया आपका मुंबई से पुणे के बीच, थल घाट हो गया आपका मुंबई से नासिक के बीच, ठीक है, याद रखना है। थल घाट, थल में हमें घूमने जाना है तो मुंबई के आसपास, क्योंकि क्या है आपका यहाँ पे है कोस्टल वाला इलाका, समुद्री इलाका है, तो आपको थल में घूमने जाना है, तो फिर आप मुंबई से कहाँ जाते हो, नासिक वाले इलाके में, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका यहाँ पे मुंबई से थल घाट मुंबई और नासिक को कनेक्ट करता है। भोर घाट जो है आपका मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर आता है आपका पाल घाट। पाल घाट जो है और शेनकोट्टा, शेनकोट्टा 3 में घाट लगा है, 1 में शेनकोट्टा है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आपको नीचे वाले इलाके में, तमिलनाडु और यहाँ पे केरल वाले इलाके में। एक जो है वो है आपका पाल घाट, जो कोयम्बटूर और कोचीन को कनेक्ट करता है, तो पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन, ठीक है। और दूसरा जो है शेनकोट्टा, उसके नीचे आपको मिलेगा शेनकोट्टा। शेनकोट्टा करता है तिरुवनंतपुरम से मदुरै, तो ये केरल और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। अब आप उसको याद कैसे करेंगे, मैप से याद करेंगे, सीधी बात है। हमने बताया शुरू में जो है सबसे पहले आपको क्या रखना है, ऊपर रखना है थल। थल से जाना है तो ये हो गया आपका नासिक। मुंबई से हमें नासिक जाना पड़ेगा अगर हमें थल में घूमने जाना है तो मुंबई और नासिक के बीच हो गया थल, सबसे पहला थल है। फिर भोर में उठ के हमें कहाँ जाना है, भोर में उठ के हम कहाँ जाएंगे, तो उसके नीचे हम मुंबई से जाएंगे पुणे जाना है तो हमें भोर में उठ के जाना पड़ेगा। फिर 2 आपको नीचे मिलेंगे, याद रखिएगा कि बीच में 1-2 और आपके घाट हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लूसेंट में 4 है तो 4 ही याद रखना है। फिर बात आती है नीचे, तो यहाँ से जब आप कोचीन से कहाँ जाएंगे, कोयम्बटूर, तो याद रखिएगा कहाँ है दोनों में, कोयम्बटूर कोचीन, ये दोनों कहाँ पे आएंगे, तो ये आएंगे पाल घाट में, ठीक है, पाल। वैसे आप अभी मतलब रिलेट करना चाहें तो कोई पाल नाम का व्यक्ति है, या जैसे सरनेम में पाल लगा होता है ना, उदयपाल, चंद्रपाल, तो ऐसे आप उससे भी याद कर सकते हैं कि जो आपका ये उदयपाल नाम का व्यक्ति जो है वो कहाँ जाता है, ये जा रहा है कोचीन से कोयम्बटूर, ठीक है। तो पाल घाट जो है 3rd नंबर पे, या आप मैप से भी याद रखेंगे तो थल घाट, भोर घाट, फिर आता है पाल घाट। पाल सबसे नीचे है, पाल जो है वो किसके किसके बीच है, कोचीन और कोयम्बटूर के बीच। फिर नीचे आता है शेनकोट्टा, तो ये जो आपका शीनू है, शेनकोट्टा का आप शीनू भी कर सकते हैं, ठीक है, शेनकोट्टा या शीनू। शीनू किसके किसके बीच कनेक्ट करता है, ये करता है तिरुवनंतपुरम मदुरै के बीच, तो ये हो गया तिरुवनंतपुरम और मदुरै के बीच, या केरल और तमिलनाडु के बीच। कोयम्बटूर और आपका कोचीन वाला भी केरल और तमिलनाडु के बीच है। तो जो भी ऑप्शन आता है, अगर ऑप्शन आता है तमिलनाडु और केरल, तो ये भी सही आप है, समझ ही जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और अगर ये आता है तो भी आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पाल घाट कहाँ पे स्थित है या किसको कनेक्ट करता है, तो केरल और तमिलनाडु को, या फिर कोचीन और कोयम्बटूर को। शेनकोट्टा किसको करता है, तो शेनकोट्टा करता है आपका केरल या तमिलनाडु को, या आपके तिरुवनंतपुरम को मदुरै से, ठीक है। उसके अलावा भोर घाट, भोर में उठ के हम कहाँ जा रहे हैं, मुंबई से पुणे जा रहे हैं, क्योंकि पुणे में जॉब है। थल घाट या थाल घाट, हमें थल में जाना है घूमने, तो कहाँ जाएंगे, तो मुंबई से नासिक चले जाएंगे घूमने, ठीक है। तो ये हो गया आपका नासिक से मुंबई कनेक्ट करता है थल घाट। थल, भोर, पाल और शेनकोट्टा, ये क्या है, दर्रे हैं, ये घाट हैं आपके किसके, वेस्टर्न घाट के, ठीक है। फिर बात करते हैं तटीय क्षेत्र की। अभी हमने वेस्टर्न घाट वाला इलाका पढ़ लिया, उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट, ठीक है, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका। अब पश्चिमी घाट के बाद ये जो इलाका बचेगा, ये हो गया आपका तटीय मैदान, ठीक है, तटीय क्षेत्र, मतलब कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं, कोस्टल रीजन की बात कर रहे हैं। अब कोस्टल रीजन जो है, ठीक है, समुद्री वाले इलाके की बात कर रहे हैं।
और कोस्टल रीजन जो है वो बनता कैसे है? तो देखिए आपकी जब नदियां बहकर आएंगी तो क्या करेंगी, वो अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं। तो समुद्र में मिलने से पहले सारा अवसाद, क्योंकि हम समुद्र को क्या मानते हैं, समुद्र का हम मानते हैं 0 लेवल, और जब हाइट मतलब ऊंचाई जब नापते हैं तो हमेशा समुद्र के लेवल से नापते हैं। अब रेलवे स्टेशन में भी देखेंगे कि अगर किसी जगह की हमें हाइट बतानी होती है तो हम यही बोलते हैं कि समुद्र तल से 200 मीटर ऊपर है, समुद्र तल से आपका 800 मीटर ऊपर है ना। जैसे इसकी हम हाइट बता रहे हैं कि आपका 1200 मीटर ऊपर है, तो हम समुद्र तल से ही नापते हैं। तो समुद्र तल को हम क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं, और उससे ऊंचाई होगी जो भी तो हम उसको ऊंचाई ले रहे हैं। तो आपकी नदियां जब आती है ऊंचाई से और समुद्र तल में क्या होती है, मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि कोई भी चीज ऐसे आ रही है और जब बिल्कुल प्लेन वाले इलाके में आई है कि अब बिल्कुल हाइट है ही नहीं, अब नदियों को मिलना है समुद्र में, तो अपने साथ जितना भी कंकड़ पत्थर लेकर चलती हैं तो वो मुहाने पे ही लगा देती है। इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से बनता है डेल्टा। तो अभी आप एक वर्ड पढ़ेंगे बार बार, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि आपकी जो नदियां अपने साथ जितना भी अवसाद लेकर आएंगी, समुद्र में मिलने से पहले, समुद्र में मिलने से जस्ट पहले, क्योंकि समुद्र हमारा क्या है, 0 है, बिल्कुल हाइट है ही नहीं, तो अब उनको स्पीड बची ही नहीं। स्पीड रहती है, कब रहती है, जब वो ऊपर से नीचे आ रही होती है। जैसे मान लीजिए जैसे सीधी स्पीड है तो नदियों की जो मतलब यहाँ पे अगर सीधा हम ऐसे ढाल देखें, ढाल सीधा है तो नदियों की स्पीड बहुत तेज रहेगी, ढाल थोड़ा भी कम रहेगा तो नदियों की स्पीड जो है कम हो जाएगी। अब मान लीजिए ढाल है ही नहीं तो नदियों को क्या है, स्पीड बची ही नहीं, स्पीड बची नहीं तो अपने साथ वो थोड़ा जो भी कंकड़ पत्थर लेके चल रही है वो क्या होगा, वो उनको वहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब ये क्या है, समतल आ गया, अब स्पीड है ही नहीं। ठीक है, समझ गए आप। इसीलिए समुद्र क्या है, 0 पे है, अब हाइट है ही नहीं जरा सी, तो सारा का सारा वो जो मटेरियल है समुद्र के मिलने से जस्ट पहले वहीं पे वो छोड़ देती है और समुद्र में मिल जाती है, क्योंकि अब छोटे छोटे कंकड़ पत्थर को धक्का देने के लिए हमारे पास हाइट ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो डेल्टा है, ये छोटे छोटे जो अवसाद हैं, कंकड़ पत्थर हैं, तो वो अवसाद से बना होता है। ठीक है, जो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है। अब पश्चिमी तट जो है ये वाला, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नदियां हैं, मैंने आपको बताया कि ये इसकी हाइट ज्यादा है, हाइट ज्यादा है तो नदियां इधर साइड बह रही हैं बहुत सारी, तो इधर साइड जो बह रही है वो बहुत ही कम है। जैसे यहाँ पे आपको नर्मदा मिलेगी, यहाँ पे आपको ताप्ती मिलेगी, तो आप वर्ड एक पढ़ेंगे एस्चुरी की, नर्मदा और ताप्ती जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती। अब एस्चुरी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका जो नदी है वो ऐसे इलाके से बह रही है जहां पे चट्टान जो है वो कठोर है। अब कठोर है तो कितना भी करे वो उसको क्या कर पाएगी, मिट्टी निकाल ही नहीं पाएगी ज्यादा। और किसी ऐसे इलाके से बह रही है जहां चट्टान बहुत सॉफ्ट है, तो नदियां जब बहेंगी तो स्पीड में अपने साथ साथ पूरा कंकड़ पत्थर ले जाएंगी। उसके अलावा आपकी नर्मदा और ताप्ती है, वो कहाँ पे बह रही है, एक डिप्रेशन बना हुआ है, कैसे गड्ढा दबा हुआ सा बना हुआ है, उसी में बह रही है। तो उनको जरूरत भी नहीं है कि वो किसी मतलब सामान को तोड़फोड़ करके, चट्टान को तोड़फोड़ करके आगे बढ़े, क्योंकि उनको रास्ता मिल गया है। तो इसलिए भी अपने साथ वो अवसाद लेकर नहीं चलती। और जो नदियां अवसाद लेकर नहीं चलती, लास्ट में अवसाद नहीं बनता है बिल्कुल भी, वो बनाती है एस्चुरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एस्चुरी। अवसाद जो होता है जो लास्ट में समुद्र में मिलने से पहले बनता है वो कहलाता है डेल्टा। पश्चिमी तट वाली जो नदियां, ये वाली जो आपकी नदियां ये बनाती हैं एस्चुरी, तो ज्यादा अवसाद रहता नहीं है। इसलिए ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपका पश्चिमी तट है वो क्या है, ज्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि अवसाद ज्यादा है नहीं, ज्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है, सकरा है, ये याद रखिएगा। तो जो आपका ये तटीय क्षेत्र है पश्चिम वाला, वो कैसा है, वो थोड़ा सकरा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अवसाद नहीं है, डेल्टा नहीं है, तो बहुत दूर तक ऐसे आपकी मिट्टी फैली नहीं हुई है, इसलिए बहुत ही छोटे इलाके में आपका क्या है, तटीय मैदान है वो। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र आपका ये पूरा है। फिर आपका आता है यहाँ पे, आपको एक क्या चीज याद रखनी है कि ये जो आपका पूरा तटीय क्षेत्र है वो डिवाइडेड कैसे है ना। ये आपका, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आपका जो ये तटीय मैदान है वो डिवाइडेड है किसमें, यहाँ मेनली 3 भागों में डिवाइडेड है। शुरुआत कहाँ से करेंगे, गुजरात वाले इलाके से करेंगे। तो गुजरात वाले इलाके से ये गोवा तक आपको आना है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये कहलाता है कोंकण, कोंकण तट। अब हमने नाम क्यों अलग अलग दिया, देखिए कोंकण तट के पहले आप पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां आपने पढ़ ली, उसके बाद आपको मिल रहा है तटीय क्षेत्र, कोस्टल क्षेत्र, जहां पे समुद्र जो है लहरें वगैरह मार रही हैं, समुद्री वाला जो आपका इलाका है, हम उस क्षेत्र की अब बात कर रहे हैं। तो आपके गुजरात वाले इलाके से गोवा वाले इलाके तक हम क्या बोल रहे हैं, इसको कोंकण। याद रखिए, कोंकण आपने नाम शायद
सुना होगा तो कोंकण तट बोल रहे हैं। फिर गोवा वाले इलाके से आपका जो मंगलूर वाला इलाका है, मंगलूर, ठीक है, ये मंगलूर वाला जो इलाका है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं केनरा तट। केनरा, केनरा बैंक से आप कर सकते हैं याद, ठीक है। एक हो गया कोंकण, तो ये हो गया कोंकण, कोंकण के बाद हो गया केनरा, केनरा बैंक। केनरा बैंक कहाँ से है, गोवा से लेके आके मंगलूर तक, ये यहाँ पे गुजरात से, ठीक है, गुजरात से गोवा तक। अब मंगलूर से नीचे हम कहाँ तक जाएंगे, कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी बिल्कुल लास्ट में आपको मिलेगा। तो कन्याकुमारी तक जो जाएंगे ये आपका कहलाता है मालाबार तट। मालाबार, मालाबार को आप किससे कर सकते हैं, माल से भी कर सकते हैं, कि केरल वाले इलाके में सबसे ज्यादा माल मिलेगा आपको, मतलब केरल का जो तटीय में आपका क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा माल मिलेगा। बैंक जो है केनरा बैंक, वो कहाँ पे मिलेगा, मंगलूर और आपके गोवा और मंगलूर के बीच, ठीक है, केनरा बैंक मिलेगा। जब आप गोवा से कर्नाटक की तरफ जाएंगे तो केनरा बैंक मिलेगा, कर्नाटक से केरल की तरफ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा माल मिलेगा। और मालाबार आप देखेंगे मतलब केरल वाला इलाका पूरा का पूरा कवर कर रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि केरल वाला जो इलाका है वो मालाबार तट कहलाता है। अभी आप जब इतिहास पढ़ रहे होंगे उसमें भी आप देखेंगे कि मालाबार तट में क्या होता है, फिर कोरोमंडल तट में क्या है, अंग्रेज आकर पहली बार कहाँ पे अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, तो ये आपको वहां पे भी याद रखना है। तो याद रखिएगा मालाबार तट, तो कोंकण, केनरा, मालाबार, तीन ये आपको याद रखना है, ठीक है, कोंकण, केनरा और मालाबार। ये क्या है, हमारा बटा हुआ है, गुजरात से गोवा, गोवा से मैंगलोर, मैंगलोर से आपका हो गया कन्याकुमारी, ठीक है, कोंकण, केनरा, अब आपका मालाबार, माला नीचे है, माल नीचे है, उसके बाद केनरा बैंक हो गया और ऊपर हो गया कोंकण, ठीक है। फिर आता है प्रमुख बंदरगाह, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है, तटीय क्षेत्र। ये वाला आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका काठियावाड़। अच्छा, काठियावाड़ जो है उसको हम प्रायद्वीप भी बोलते हैं, काठियावाड़ प्रायद्वीप। या इसके अलावा मान लीजिए कि आप हम क्या बोल रहे हैं, भारत को भी हम प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं ना, ये वाला जो इलाका है प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। तो ये प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, आपको मैंने ये चीज पहले नहीं बताई है, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा प्रायद्वीप, पेनिनसुलर मतलब तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, समुद्र से घिरा, छोटा समुद्र, बड़ा समुद्र, कोई भी हो सकता है ना, छोटे छोटे भी हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तीन तरफ से समुद्र से घिरा या पानी से घिरा होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखेंगे भारत की बात करें तो एक तरफ अरब सागर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी और नीचे आपका हिंद महासागर है ना, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और नीचे इंडियन ओशन, तीन तरफ से घिरा है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, इस नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय इंडिया, है ना, पेनिनसुलर भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार भी इसी वाले रीजन को बोलते हैं। इसके अलावा काठियावाड़ को भी आप देखेंगे, काठियावाड़ को भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ से पानी, यहाँ से पानी और इधर से पानी, तीन ओर से पानी, इसलिए उसको भी हम प्रायद्वीपीय बोल देते हैं। काठियावाड़ जो है प्रायद्वीपीय टाइप का क्या है, यहाँ पे ये इलाका है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय मुझे समझाना था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हो गया गुजरात से लेके गोवा तक आपका कोंकण, फिर केनरा, फिर मालाबार। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख बंदरगाहों की, कि हम प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला बंदरगाह मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कांडला। कांडला कहाँ है, गुजरात में। याद रखिएगा कांडला का अब नाम जो है वो हो गया दीनदयाल, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, दीनदयाल कांडला, इसको बंदरगाह मतलब आपका पोर्ट, तो कांडला पोर्ट, ये आपका दीनदयाल पोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर्स में पूछा जा चुका है कि कांडला पोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा, गुजरात में। गुजरात और महाराष्ट्र आपको वैसे भी पता है कि काफी रिच स्टेट है ना, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है वहां से, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात होता है, तो निर्यात होता है तो वहां के जो पोर्ट है, बंदरगाह हैं, उनकी कैपेसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो मुंबई में आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, ये आपको मिलेगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ये भी काफी बड़ा है, इसकी कैपेसिटी कंटेनर जो होते हैं बड़े बड़े रखने की, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा कांडला जो दीनदयाल वाला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। फिर गुजरात, ये आपका दीनदयाल कहाँ हो गया, गुजरात में। फिर मुंबई में आपको दो मिलेंगे, एक मिलेगा आपको मुंबई, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा एक आपको मुंबई तो मिलेगा ही, तो एक का नाम मुंबई है और दूसरे का नाम है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा है, तो जवाहरलाल नेहरू जो आपका पोर्ट है वो भी कहाँ है, मुंबई में। तो मुंबई वाला तो याद ही रहेगा, जवाहरलाल नेहरू भी याद रखिएगा कहाँ है, मुंबई में। इसका नाम पहले क्या था, नेहवा सेवा, तो ये याद रखिएगा सेवा, आपके जवाहरलाल नेहरू जो है वो सेवा कर रहे हैं महाराष्ट्र के बंदरगाह में, ऐसे भी याद कर सकते हैं। फिर आता है आपका कौन सा,
यहाँ पे मोरमुगांव। अच्छा, मोरमुगांव कहीं कहीं पे मोरमू गोवा ऐसे कुछ करके भी लिखा रहता है, तो याद रखिएगा ये गोवा से रिलेटेड है आपका, ठीक है। मोरमुगांव, मोरमुगांव है ना, यहाँ पे मोरमुगांव, मोरमुगांव जो है वो कहाँ का हो गया, गोवा का बंदरगाह हो गया। बहुत ही अलग नाम है, लेकिन याद रखिएगा गांव को रिलेट करना है आपके गोवा से, मोरमुगांव गोवा। फिर आता है मंगलूर, मंगलूर हमने अभी पढ़ ही लिया, कर्नाटक वाले इलाके में आएगा। वैसे भी आप बेंगलुरु मंगलूर ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, बेंगलुरु तो उसके साथ साथ मंगलूर कहाँ मिलेगा आपको, कर्नाटक में। फिर कोच्चि, कोच्चि कहाँ मिलेगा, केरल में, ठीक है। तो केरल वाला जो है वो कहलाएगा आपका कोच्चि, कोच्चि पोर्ट जो है। तो कोच्चि, दीनदयाल आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में। फिर मुंबई और जवाहरलाल नेहरू मिलेगा आपको कहाँ पे, महाराष्ट्र में। फिर उसके नीचे आएंगे गोवा, तो वहां पे क्या है, यहाँ पे मोरमुगांव, ठीक है, गाँव गाने के लिए बोल रहे हैं तो ये हो गया गोवा में। फिर हो गया नीचे आएंगे और कर्नाटक वाले इलाके में, तो ये हो गया आपका मंगलूर, मंगलूर के बाद हो गया आपका कोच्चि, ठीक है। और 3 भागों में डिवाइडेड था, तो ये था आपका ये वाला इलाका कोंकण, फिर केनरा और फिर मालाबार, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर मालाबार तट जो है वहां पे अनेक बैक वाटर खारे लैगून है। अब लैगून क्या होता है, ये मैंने आपके लास्ट में बिल्कुल एक फोटो लगा रखी है, ये है, ये क्या है, ये है आपका पानी, समुद्र वाला इलाका, ये है आपका समुद्र वाला इलाका। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे इलाके ये जो कटे होते हैं, यहाँ से क्या होता है, ये समुद्र का पानी अंदर भर जाता है, और इसकी वजह से ये वाला जो पूरा इलाका है यहाँ क्या भरा हुआ है, समुद्र का पानी भरा हुआ है, पानी। तो आप देखेंगे कि जब हम समुद्र के जस्ट किनारे हैं, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा मैप में बता दूं, जब ये देखिए ये जो है आपका केरल वाला इलाका, यहाँ पे जब हम समुद्र के किनारे हैं, तो ऐसे मान लीजिए कि समुद्र के किनारे ऐसे बने हुए हैं, तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे ऐसे इलाके होते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऐसा इलाका है, ये ऐसे करके, तो यहाँ से पानी जो है अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पानी भर गया, तो ये पानी वाला जो इलाका है, ये पानी वाला इलाका, और इसी से कनेक्टेड मान लीजिए कि ये आपका पानी वाला इलाका है, और इसी से कनेक्टेड एक छोटा इलाका हो गया, ये यहीं पे ऐसे पानी चला गया, तो इस वाले इलाके में भी पानी भर गया। तो ये जो पानी वाले इलाके हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपकी झील, छोटी छोटी झीलें हैं। तो ये किस प्रकार की झील कहलाती हैं, ये कहलाती हैं लैगून झील। लैगून, लैगून मतलब छोटा सा आपका इलाका यहाँ पे कटा हुआ था, उस कटे वाले इलाके से समुद्र का पानी धीरे धीरे करते करते क्या भर गया है, यहाँ अंदर तक भर गया है, और यहाँ पे पानी अंदर आने के लिए जैसे एक ही जगह है और इस पूरे इलाके में पानी भर गया। अब यहाँ से क्या होगा, एक इलाका है वो पानी भर गया और भरा रह गया, तो ये इलाका जो है आपका क्या कहलाएगा, ये झील की तरह बन गया, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लैगून झील बोलते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे कि केरल वाले इलाके में, केरल में बहुत सारे आपके लैगून हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, खारे वाटर की, बैक वाटर, खारा क्यों है, क्योंकि समुद्र का पानी है, यहाँ पे लैगून उपस्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं 2-3 यहाँ पे स्टार लगा रही हूँ। आपने कश्मीर वाले इलाके में, कश्मीर वाले इलाके में क्या पढ़ा है, करेवा पढ़ा है, याद है, करेवा पढ़ा है आपने, किस चीज के लिए है, यहाँ पे सैफरॉन वगैरह की हम खेती करते हैं, है ना। करेवा क्या था, एक ऐसा स्थल खंड था जहां पे आपकी मिट्टी काफी अच्छी थी सैफरॉन वगैरह, केसर वगैरह की खेती के लिए। तो करेवा हमने पढ़ा है कश्मीर में, ये क्या है, ये आपकी मतलब स्थलाकृति है, बताया था मैंने, है ना। जो बर्फ वाला इलाका है उसके बहुत सारे मतलब प्रोसेस के बाद, सेडिमेंटेशन के बाद ये आपका बना है। लेकिन जो आपका कयाल है, यहाँ पे हम करेवा को हमने करेला से याद किया था, याद है आपको, करेवा। यहाँ पे जो कयाल है, कयाल किससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, ये है लैगून, ठीक है। लैगून मतलब समुद्र का पानी भर गया और छोटी सी झील बन गई है, तो ये कयाल है लैगून, जो कि कहाँ है, केरल में। करेवा अलग है, कयाल अलग है। कयाल, ख्याल, किसका ख्याल, केरल, जो घूमने का ख्याल है, तो केरल घूमने का क्या है, ख्याल है। वहां पे जितनी भी लैगून है, छोटी छोटी झीलें हैं, उसमें हम घूमने जाएंगे, ये हमारा ख्याल है। तो कयाल से आप रिलेट करेंगे, ठीक है। और ये क्योंकि आपके क्या है, छोटी छोटी जो झीलें हैं, ऐसी लंबी लंबी झीलें रहती हैं, और ये मान लीजिए समुद्र वाला इलाका हो गया, तो ये जो झीलें हैं आपकी, यहाँ पे क्या होती है, नौका दौड़ होती है। कभी आपने कभी रील्स वगैरह में देखा हो या किसी कहीं पे देखा हो कि बहुत सारे लोग एक नाव में बैठे होते हैं और एक साथ क्या कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, तो ऐसे नौका दौड़ होती है। तो वो कहाँ पे होती है, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ बोलते हैं, वो होती है
पुन्नामदा कयाल में। कुल मिला के ये याद रखिएगा कि केरल में जो आपकी ये कयाल है वहां पे हम नौका दौड़ भी करवाते हैं क्योंकि अच्छी लंबी लंबी है, ठीक है। और वहां पे पानी भरा हुआ है किसका, आपके समुद्र वाला, तो बैक वाटर खारा लगून भी कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा लगून जो है ये आपकी झील होती है, समुद्र के पानी से बनी होती है, और ऐसे समुद्र के पानी से भरी है मतलब हमेशा क्या होगा, समुद्र बगल में होगा, है ना, समुद्र के किनारे ही होगी आपकी लगून, ये याद रखिएगा। कहलाती क्या है, कयाल। ख्याल हमारा है कि केरल घूमने जाएंगे और वहां पे कहाँ घूमेंगे, लगून झील में घूमेंगे, ठीक है, तो ये हो गया ख्याल। अब आती है बात पूर्वी घाट की। हमने पश्चिमी घाट पढ़ लिया, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है महानदी उड़ीसा से लेके वैगई नदी तमिलनाडु तक विस्तारित है। अब आप देखेंगे कि जब हम पूर्वी घाट की बात करेंगे तो यहाँ पे महानदी से लेके वैगई तक, यहाँ पे ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो इलाका है यहाँ तक आपका क्या हो गया, पूर्वी घाट हो गया। और हमने बताया कि यहाँ नीलगिरी में आके क्या करता है, वो कनेक्ट हो जाता है। एक और चीज याद रखिएगा, जो आपका ये पश्चिमी घाट है ये क्या है, पूरा का पूरा कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। लेकिन ये जो आपका पूर्वी घाट है, वेस्टर्न घाट है, ये क्या है, टूटा हुआ है, ऐसे बीच बीच में टूटा हुआ है। और ये टूटा क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ से आ रही हैं हमारी नदियां, बड़ी बड़ी आ रही हैं नदियां। अब नदियां क्या करेंगी, नदियों का फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो धीरे धीरे क्या करेंगी, वो इस इलाके को इरोड कर देंगी, है ना। यहाँ पे इरोड करेंगी तो आपका धीरे धीरे जो ये पूर्वी घाट है, वेस्टर्न आपका ईस्टर्न घाट है, वो क्या हो गया है, इरोड हो गया है ना। यहाँ की चट्टानें धीरे धीरे निकलती जाएंगी क्योंकि नदियों का पानी फोर्स से बह रहा है, तो धीरे धीरे चट्टानों को अपने साथ बहाती ले जाएंगी। तो ये क्या है, बीच बीच में आपका टूटा हुआ है, कनेक्टेड नहीं है। पूर्वी घाट आपका, पश्चिमी घाट जो है वो हाइट में है, ऊंचा है, नदियों का ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए ये पूरा का पूरा कनेक्टेड है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम पढ़ते हैं घाट, जैसे ठल घाट, भोर घाट, कि भाई पूरा कनेक्टेड है तो क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं तो रास्ता चाहिए, तो वहां बीच बीच में फिर आपको घाट मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर पूर्वी घाट ये आपने बता दिया लगभग 1131 किलोमीटर है। किस किस राज्य में फैला है, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे आपको ये याद करने की जरूरत है नहीं कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, मैं आपसे आप बता ही देंगे कि उड़ीसा से चालू होगा, आंध्र प्रदेश, और यहाँ तेलंगाना, और ये थोड़ा सा यहाँ पे जैसे ये वाला जो इलाका है, ये ऐसे मान के चलिए कि ऐसे आपका फैला हुआ है पूर्वी घाट। तो यहाँ पे किससे टच कर रहा है, यहाँ पे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ आ रहा है नीलगिरी तक, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बना हुआ है आपका पूर्वी घाट, और बीच बीच में ऐसे कटा भी हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे बीच बीच में कटा हुआ है, तो ये पूर्वी घाट, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर स्टेट याद है तो आप कनेक्ट उससे कर ही लेंगे कि कहाँ कहाँ आएगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। उसके बाद यहाँ की जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, पहला हो गया महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी और मैंने आपको मलकानगिरी उड़ीसा में बताया है, ये तो आपको याद ही है। नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, ये भी मैंने आपको बताया था, है ना। वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई नहीं बताया था, तो नल्लामलाई याद रखिएगा, कहाँ मिलेगा, आंध्र प्रदेश में। फिर आता है पंचमलई और शेव रॉय, ये मिलेगा तमिलनाडु में। तो नल्ला जो है, नल्ला घूम रहा है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश वाला, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला नल्ला घूम रहा है। और पंचमलई, 5 बार मलाई कौन खा रहा है, ये खा रहा है तमिलनाडु वाला, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एक बार इसको चलिए मैप में देख लीजिए। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, महेंद्रगिरी हो गया, महेंद्रगिरी, ठीक है। उसके बाद इधर साइड हमने क्या पढ़ा, पालकोंडा हो गया, याद रखिएगा, कोंडा से रिलेटेड आंध्र प्रदेश में मिलेगा, पालकोंडा, वेलिकोंडा, वेलिकोंडा, और एक मलाई से मिलेगा जो कि क्या घूम रहा है, नल्ला घूम रहा है, तो ये हो गया नल्ला मलाई, नल्ला, एक मलाई से है नल्ला मलाई। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु मैंने आपको जवाडी, ठीक है, शेव रॉय और पालनी हिल्स बताया ही था, ये तीनों याद ही रखनी है। एक अभी हमने क्या ऐड कर दिया, एक हमने अभी कर दिया यहाँ पे, ये कौन सा नाम था, यहाँ पे आपका था पालकोंडा, वेलिकोंडा, पंचमलाई। तो एक मलाई से भी है, देखिए मलाई से नाम है, जैसे अन्नामलाई हो गया, अन्नामलाई आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको पंचमलाई है, पंचमलाई, तो ये भी याद रखना है कि कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा मलाई कहाँ पे है ना, मलाई कौन कौन खा रहा है, क्योंकि वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। अन्नामलाई केरल तमिलनाडु के बीच, तमिलनाडु में एक पंचमलाई, 5 बार मलाई खा रहा है, तो और जो आपका आंध्र प्रदेश वाला है वो है नल्ला, तो नल्ला मलाई हो गया, ठीक है, ये यहाँ पे याद रखना है। महेंद्रगिरी आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, तो ये भी याद रखना है।
फिर यहाँ पे आप क्या विशेषता क्या है कि यहाँ पे ये सतत रूप में नहीं है, मैंने बता दिया कंटिन्यूअस नहीं है। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी यहाँ पे नदियां हैं और इन नदियों ने क्या किया है, अपरदित कर दिया। मतलब यहाँ पे ये कनेक्टेड हो सकता था और शुरुआत में रहा भी होगा, लेकिन जब यहाँ से आएंगी आपकी नदियां, महानदी आएगी, गोदावरी आएगी, कृष्णा आएगी, तो क्या करेगी, इसको धीरे धीरे अपरदन कर देगी। तो बहुत लंबे टाइम बाद, क्योंकि आज का तो बना नहीं है आपका पूर्वी घाट, बहुत टाइम से बना हुआ है और बहुत टाइम से हमारी ये नदियां बह रही हैं, तो धीरे धीरे इतने लाखों सालों में, करोड़ों सालों में ये क्या हो गया है, अपरदित हो गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा बीच बीच में ये क्या है, कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से नदियां गुजरती है और उन्होंने क्या कर दिया है, अपरदन कर दिया है, इरोड कर दिया। फिर इसका निर्माण वलित पर्वत के रूप में हुआ था कैम्ब्रियन काल में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मान के चलिए कैम्ब्रियन काल बहुत पहले हुआ था, ऐसे काल वगैरह पूछने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, फिर अब पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है आपकी डिंडागढ़ा, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। दूसरी आपकी चोटी है कौन सी, यहाँ पे अरमाकोंडा, और तीसरी है महेंद्रगिरी। लेकिन बहुत टाइम, अब यहाँ पे हमने 2-3 क्यों लिख रखी हैं, क्योंकि बहुत बार आपको ऐसा मिलेगा और पुरानी किताबों में मिलेगा कि महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अभी जैसे नई लूसेंट है उसमें भी दिया हुआ है और काफी जगह करेक्ट करके दिया हुआ है कि यहाँ पे डिंडागढ़ा, यहाँ पे जो झंडागढ़ा, मतलब यहाँ पे जो झंडा हमने गाड़ रखा है, झंडा जो गाड़ रखा है, झंडा गाड़ रखा है क्योंकि वो सबसे ऊंचा है। तो पूर्वी घाट पे सबसे ऊंची चोटी ने झंडा गाड़ रखा है। कितना है, 1690। आप देख रहे हैं कि हाइट भी कम है पूर्वी घाट की, पश्चिमी घाट की हाइट ज्यादा है, पूर्वी घाट की हाइट कम है, 1690 ही है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए 1700 मीटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो झंडा गाड़ा है 1700 मीटर का। फिर अरमाकोंडा है और फिर उसके बाद है महेंद्रगिरी लगभग 1500 मीटर है, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ स्रोतों के अनुसार यही ऊंची चोटी है, इसलिए आपको महेंद्रगिरी भी याद रखनी है, या फिर झंडा गाड़ा ये याद रखना। ऑप्शन में अगर झंडा गाड़ा आता है तो फिर आप झंडा गाड़ के आइएगा। ठीक है, फिर आता है जवादी। ये जवादी है या जवाडी है, क्योंकि आप स्पेलिंग देखेंगे तो ये है DI, तो जवादी भी पढ़ सकते हैं, जवाडी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे, तमिलनाडु में। यहाँ मिल रहे हैं आपको चंदन के जंगल, ये वही वाले जंगल है ना आपके अल्लू अर्जुन वाले, जहाँ पे जो अभी मूवी आई थी आपकी, जहाँ पे पूरा जंगल साफ कर रहे हैं लोग। तो आपको ये चंदन के जंगल कहाँ मिलेंगे, तो ये मिलेंगे जवाडी हिल्स में, याद रखिएगा। कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु में। और कावेरी और पन्नार नदी के बीच है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखिए। कावेरी नदी के आसपास मिलेगा चंदन के जंगल, कहाँ है, ये मिले हैं आपके जवाडी हिल्स तमिलनाडु में। ठीक है, फिर आपका पूर्वी घाट, कोयले की खदानें, पूर्वी घाट में आपको बहुत सारी कोयले की खदानें मिलेगी, ये भी याद रखिए। नीलगिरी पर्वत हम पढ़ ही चुके हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन पॉइंट है। नीलगिरी का हाईएस्ट पॉइंट हो गया डोडा बेट्टा। ठीक है, ये हो गया, ये हमने मैप में पढ़ लिया। फिर आता है पूर्वी तट। अब हम ईस्टर्न कोस्ट की बात रहे, याद रखिएगा हम तट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ईस्टर्न कोस्ट को फिर क्या करना है, डिवाइड कर लेना। अब देखिए वहां पे हमने डिवाइड कर रखा था स्थान के हिसाब से, क्योंकि वहां पे कटा नहीं हुआ था कहीं पे भी। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे नदियों के हिसाब से, क्योंकि बीच बीच में आपको नदियां मिलेंगी। जैसे आपको कोरोमंडल तट, इस वाले इलाके की बात करें तो कन्याकुमारी से लेके यहाँ पे, कन्याकुमारी से लेके यहाँ पे जैसे मान लीजिए कृष्णा नदी तक क्या मिलेगा, तो ये आपका कहलाता है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट कहलाता है कृष्णा नदी। अच्छा, कृष्णा नदी की जगह हमने क्या यूज कर रखा है यहाँ पे, कृष्णा डेल्टा। तो आप देखेंगे कि ये जितनी भी नदियां इधर साइड आ रही हैं वो क्या बनाएंगी, वो बनाएंगी डेल्टा। और डेल्टा मतलब क्या, डेल्टा मतलब वो अवसाद जो कि समुद्र में मिलने से पहले नदियों ने उसके मुहाने पे, समुद्र के मुहाने पे छोड़ दिया। तो इसीलिए ये आपका समुद्री एरिया, यहाँ पे आपको इस वाले इलाके में क्या मिलेगा, बहुत सारा अवसाद मिलेगा, सेडिमेंट मिलेगा, छोटे छोटे आपके क्या मिलेंगे, बहुत महीन कंकड़ पत्थर मिलेंगे। और मैंने आपको बताया ही कि जब हमारी हाइट कम हो जाती है, हाइट मान लीजिए ऐसी थी तो नदियां स्पीड में बह रही हैं, थोड़ा हाइट कम हुई तो नदियों की आपकी स्पीड कम हुई और बिल्कुल बराबर होगी, तो अब नदियों की स्पीड और भी कम हो गई। बिल्कुल ऐसा मान के चलिए कि है ही नहीं कि इतनी स्पीड क्यों, अपने साथ छोटे छोटे जो अवसाद लेके बह रही थी उसको आगे लेके चल सके। तो इसलिए समुद्र में मिलने से पहले सारा अवसाद वो क्या करती हैं, मुहाने पे लगा देती हैं, वही कहलाता है आपका डेल्टा। तो यहाँ की नदियां, कृष्णा हो गई, गोदावरी हो गई, महानदी हो गई, सब क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा बन रहा है, फिर ये आपकी गोदावरी डेल्टा बनाएगी, महानदी डेल्टा बनाएगी, स्वर्ण रेखा डेल्टा बनाएगी।
तो इसलिए आप देखेंगे कि जो पश्चिम वाला कोस्ट है, तट है, वो कैसा है, चौड़ा है। जैसे मान लीजिए यहां तक रहा होगा, लेकिन डेल्टा की वजह से और थोड़ा दूर तक फैल गया है ना, ये डेल्टा से दूर दूर तक फैल गया है, तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि आपका जो पश्चिम वाला तट है वो थोड़ा चौड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फैला हुआ है, ठीक है, वो अवसाद फैला हुआ है। तो ये याद रखना। तो कृष्णा यहाँ कन्याकुमारी से लेके आपका जो कृष्णा नदी तक है ये कहलाता है कोरोमंडल तट। फिर कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा, तो जो यहाँ पे इसकी जो पड़ोसी नदी है गोदावरी, गोदावरी कृष्णा से गोदावरी, इसको कहते हैं गोलकोंडा, गोलकोंडा। तो ये गोलकोंडा या गोलकुंडा, गोलकुंडा तट हो गया, ठीक है। कृष्णा और गोदावरी के बीच है क्या आपका गोलकुंडा। लेकिन फिर जब हम उत्तरी सिरकार की बात करते हैं, नॉर्थ सिरकार की बात करते हैं, तो ये आपका कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है महानदी तक, महानदी तक। तो ये कृष्णा से महानदी तक ये वाला जो इलाका है ये कहलाएगा उत्तरी सरकार। कहीं कहीं सरकार भी मिलेगा आपको, तो उत्तरी सरकार। तो याद रखिएगा कोरोमंडल गोलकोंडा कृष्णा गोदावरी के बीच में है, लेकिन कभी कभी आपको गोलकोंडा नहीं मिलता। कृष्णा से सीधे अगर महानदी तक देखें तो ये कहलाता है आपका उत्तरी सरकार। और महानदी से ऊपर जब हम देखें कौन सी हो गई है यहाँ पे, ये यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, स्वर्ण रेखा नदी की, ठीक है। तो ये आपकी जब आएगी स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा, तो स्वर्ण रेखा महानदी और स्वर्ण रेखा के बीच ये कहलाता है आपका उत्कल तट। कहीं कहीं पे लूसेंट में नहीं लिखा हुआ है तो आप ऐड कर लीजिएगा। लूसेंट में जितनी चीजें नहीं मिल रही हैं जो मैं पढ़ा रही हूँ ऐड जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आपको फिर बाद में ये चीजें कहीं पे मिलेंगी नहीं, है ना, और फिर आप भूल जाएंगे अगर आप बार बार रिवाइज नहीं करेंगे तो उसी में ऐड करके चलिएगा ये सारा। कोरोमंडल कृष्णा गोदावरी, ये आपका कोरोमंडल तट हो गया, गोलकुंडा हो गया, फिर उत्तरी सिरकार, और वो हो गया कौन सा, उत्कल तट। तो ये आप लाइन से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। कोरोमंडल, गोलकुंडा, उत्तरी सिरकार और उत्कल। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका कोलकाता हो गया, ठीक है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। फिर पारादीप जो है, ठीक है, पारा किसका बढ़ा रहता है, याद रखिएगा पारा बढ़ा रहता है, पारादीप किसका, उड़ीसा का, तो पारादीप आपको मिलेगा उड़ीसा का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखा हमारी कहाँ की है, तो विशाखापट्टनम हो गया कहाँ का, आंध्र प्रदेश का, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद है आपके चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर, तमिलनाडु में आपको 3 मिलेंगे। तो एक तो चेन्नई तो आपको याद ही रहेगा, ठीक है, तो ये हो गया चेन्नई, तो आपको याद ही है। फिर एक है तूतीकोरिन, तूती ऐसे बोलते हैं ना कि उसके डर के कारण तूती बोलती है, तो तूतीकोरिन भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा। और एक मिलेगा एन्नौर, एन्नौर भी तमिलनाडु में मिलेगा। उसके अलावा प्रमुख लगून की बात करें, लगून मैंने आपको ये फोटो दिखाई ही कि ये आपका क्या है, लगून एरिया है, समुद्र का पानी धीरे धीरे करते करते अंदर भर जाएगा और ये आपकी क्या बन जाएगी, झील बन जाएगी। तो पूर्वी वाले में आपको 3 मेनली क्या मिलेंगे, यहाँ पे झीलें मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट झील कौन कौन सी, तो ये आपकी पहली है पुलिकट झील जो कि है चेन्नई में। फिर चिल्का झील, आप बहुत बार पढ़ते हैं चिल्का झील के बारे में, ये पूरी है ना उड़ीसा वाले इलाके में मिलेगी। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी, तो याद रखिएगा कोलेरू, कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुरी, चिल्का, पुलिकट चेन्नई, ठीक है। नीचे से याद करेंगे तो यहाँ पे आपका पुलिकट, नीचे आपका हो गया ये वाला इलाका, ये हो गया पुलिकट, ठीक है। ऊपर बढ़ेंगे पुलिकट, फिर उसके बाद कौन सा आएगा आपका, ये आएगा कोलेरू, तो आंध्र प्रदेश में कोलेरू, और उड़ीसा में आ जाएगा आपका चिल्का, ठीक है। तो पुलिकट, कोलेरू, चिल्का 3 याद रखेगा। पुलिकट नीचे आ जाएगा, फिर आपका आएगा कोलेरू और उसके बाद आएगा चिल्का, चिल्का उड़ीसा वाले इलाके में, पुरी, पुलिकट चेन्नई, कोलेरू हो गया आंध्र प्रदेश में, ठीक है। रिवाइज जरूर आपको करना पड़ेगा तो आपको अच्छे से और ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं अच्छे से, ये ठीक है। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा कि ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है आपका कोंकण तट, ठीक है, कोंकण तट। उसके नीचे आएंगे तो ये वाला कहलाएगा आपका कौन सा, केनरा बैंक, तो केनरा तट। नीचे वाला जो आएगा वो कहलाएगा आपका मालाबार, ठीक है, तो ये हो गया मालाबार तट। यहां से चालू करेंगे कृष्णा तक तो ये कहलाएगा आपका कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। फिर जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे कृष्णा गोदावरी तो ये आपका गोलकुंडा कहलाएगा, इसको आप अलग लेके चलिए गोलकुंडा। कृष्णा से जब चलेंगे महानदी तक तो ये कहलाएगा आपका उत्तरी सिरकार या उत्तरी सरकार, यहाँ पे उत्तरी सरकार है। ऊपर वाला इलाका जो है ये कहलाएगा आपका उत्कल तट, उत्कल, ठीक है, उत्कल, उत्तरी सरकार, कोरोमंडल, कोंकण, केनरा, मालाबार।
और हमने मेन मेन जो यहाँ पे पोर्ट है वो भी देख लिए, दीनदयाल या कांडला, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू मुंबई, उसके अलावा मंगलूर, मारमुगाओ, यहाँ पे नीचे आपका केरल वाले में कौन सा हो गया, कोच्चि वाला, ठीक है। यहाँ पे चेन्नई देखा है, चेन्नई एन्नोर हो गया, उसके अलावा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का हो गया, पारादीप उड़ीसा का हो गया, और कोलकाता आपके पश्चिम बंगाल का हो गया। तो जो मेन मेन चीजें हमने पढ़ी हैं वो जरूर याद रखिएगा, रिवाइज एक बार कर लीजिएगा, जिससे हर एक चीज आपको अच्छे से याद हो जाए। कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, है ना, प्लीज लाइक एंड शेयर, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और मुझे भी अच्छा लगे कि आपको पसंद आ रहा है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।